नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हम आपके साथ जुड़े हैं आज फिर से कानूनी चर्चा में। और आज का जो हमारा टॉपिक इन कंटिन्यूएशन विद द अर्लियर टॉपिक हम कर रहे थे बेल, रिमांड, अरेस्ट, कस्टडी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं रिमांड, प्रिवेंटिव डिटेंशन, कस्टडी। अब हमारा फोकस रहेगा आज अरेस्ट पे और बेल पे। अरेस्ट भी हम थोड़ा जज साहब के साथ डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आज हम बेल और अरेस्ट को इकट्ठे से डिस्कस करते हैं और आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो सर फिर से स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सर अब हम जानेंगे कितनी तरीके की बेल्स होती है और कहाँ कहाँ हम बेल्स को अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन से ऑफेंसेस में जो है हम बेल ले सकते हैं और कौन कौन से ऑफेंसेस में बेल नहीं ले सकते, नहीं मिलती है। इसका पूरा जो है सर आज आप हमें बताएं, एनलाइटन करें हमारे गेस्ट्स को, हमारी पब्लिक को। अभी जुडिशियल ऑफिसर्स एग्जाम भी आ रहा है, उनके जो जूनियर डिवीजन का उन बच्चों की एस्पायरेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ये चर्चा जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम में भी इम्पोर्टेंट है और मेन एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट इन केसेस में जो आज पिछले बार हमने चर्चा की थी। और ये जो चर्चा है बड़ी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। तो अरेस्ट की आपने बात की कि रेस्ट क्यों हमें डिस्कस करना, पहले कर दिया था, तो बेल में बेल बहुत किस्म की है। अरेस्ट होके भी बेल होती है, सरेंडर होके भी बेल होती है, बिना अरेस्ट के भी बिना एंटिसिपेटरी बेल होती है। वो आपने जो देखा है कि एंटिसिपेटरी बेल है। तो एक डिफॉल्ट बेल भी होती है जो 167 सबसेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो एक बेलेबल ऑफेंस में बेल होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल होती है। वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं। वो कुछ लीगर है जिनमें बेल नहीं मिलती, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। ना वो बात कर लेंगे। एक पहले बेल ऑफ 436 वो सीआरपीसी है। वो बेलेबल ऑफेंस जो है, बेल ऑफेंस किसमें है वो आपको मिल जाएगा शेड्यूल में, जो भी बेलेबल ऑफेंस है। तो पुलिस कैन ग्रांट बेल एट देयर ओन। बिल्कुल। और एक और है जो आपने जीके बसु की जजमेंट है, उसी में कहा गया है और प्रोविजन भी है कि जब आप उसको अरेस्ट करते हैं किसी को बेल ऑफेंस में, तो उसमें क्या करना, उसको बताना है कि दिस ऑफेंस इज बेलेबल एंड यू आर एंटाइटल्ड टू सीक बेल फ्रॉम द पुलिस इटसेल्फ। बेल ऑफेंस, तो वो वहां पे ही बेल मिल जाती है। तो हाँ, एक आपने कोई बीच में एक्सेप्शन भी है, आपको याद होगा, कहीं अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करता, चाहे बेलेबल ऑफेंस होता है, हाँ चाहे बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बट वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, तब भी पुलिस जो है उसको फिर उसको कर सकती है रिटेन अनलेस एंड अनटिल अरेस्ट रहेगा। बेल उसको तब मिलेगी जब वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा और पूरा अपना बताएगा। आजकल तो सारा ऑनलाइन है जी, आपके पास आधार कार्ड है, आइडेंटिटी उसकी रिवील हो जाती है वो होगा। अच्छा, अभी हम पहले हमने बात की थी पिछले बार कि 60 डे का रिमांड और 90 डेज का नाम, एनडीपीएस में आपको मिल जाएगा 1 ईयर तक रिमांड। 180 से आगे भी रिमांड है, फिर 60 डेज है। तो दूसरी बार आ जाओ अनलॉफुल प्रिवेंशन एंड एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए में, उसमें 180 डेज है, 90 डेज उसका। तो ये स्पेशल ऑफेंसेस है, तो आईपीसी में वही हमने कहा था 60 डेज है, 10 इयर्स के नीचे कम और 10 से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट 90 डेज। तो अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, मैं डिफॉल्ट बेल की बात कर रहा हूँ, तो अथराइजेशन कहाँ करते हैं इसकी, जो आप डिटेंशन या उसको आप कस्टडी देते हैं 167 के नीचे जो 60 रिमांड है, जहाँ उसको हम बोलते हैं रिमांड 90 डेज का, उसमें अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं आती होती है और कस्टडी में है एक्यूज, जहाँ 90 डेज में नहीं होती जो पीरियड इसमें दिया गया है जी, तो फिर क्या है, कस्टडी आगे जा नहीं सकती। सर लेकिन रहते तो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ही हैं। मैं बताता हूँ इसमें क्या है, डिफॉल्ट बेल वो क्लेम कर सकता है। और क्यों रहता है डिफॉल्ट उसमें, क्योंकि उसको बेल मिलती नहीं कोर्ट से, फॉर्मल बेल जी, जो हम लेते हैं वो जो हमने 437 में लेनी है, इसमें जो इस किस्म की है, यहाँ 439 में लेनी है जब बंदा अंडर ट्रायल हो गया, इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट हो गया और अंडर ट्रायल है जो आप बात कर रहे हैं, फिर वो सेशन जज भी देता है बेल, हाई कोर्ट जज भी देता है और मैजिस्ट्रेट भी देता है, कोर्ट लफ्ज है कोर्ट भी देता है। तो हम बात करते हैं डिफॉल्ट। तो अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो उसको एक
उसका राइट उसके हक में डेवलप हो जाता बाय है डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, वो उसको राइट मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर तो वो एज ए मतलब वो, लेकिन उसमें कहा गया है कि ही रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन। जब उसका पीरियड हो जाता है तो 60 डेज या 90 डेज, तो उसके बाद एप्लीकेशन देगा। और अगर इनकम्प्लीट रहती है इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट नहीं पेश होती है, तो कई केस, अभी एक रिसेंट केस आया था, उन्होंने कहा इनकम्प्लीट जो है चार्जशीट, दैट इज नॉट कंसिडर्ड, जो चार्जशीट हम उसको वैलिड नहीं समझते, तो उसमें वो डिफॉल्ट बेल उसको मिलेगी 90 डेज या 60 डेज अगर कंप्लीशन नहीं होती। कुछ कंडीशंस रख दी जाती और है। कंडीशन तो देखो, बेल कोई भी देनी है, हाँ, चाहे वो मैजिस्ट्रेट दे, चाहे वो सेशन जज दे, हाई कोर्ट दे, खासकर नॉन बेल ऑफेंस जहाँ ग्रेविटी ज्यादा है, जमानत देखते हुए भी कोर्ट को देखना है जो नॉन बेल ऑफेंस है कि ये ग्रेविटी कितनी ऑफेंस किस किस्म का है। कोई इसको टेम्परिंग तो नहीं करेगा एविडेंस, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जहाँ ड्यूरिंग ट्रायल करेगा। तो कुछ ग्रेविटीज हैं, ऑफेंसेस हैं, जैसे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जहाँ पे जी, तो उसमें तो जमानत रीगर है। हाँ, बीमन है, सिक पर्सन है, चाइल्ड बिलो 16 है, उसमें वो एक्सेप्शन है कि वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है। फिर भी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है कि क्या सिक पर्सन को देनी है, वीमेन को देनी है, बच्चे को देनी है जल्दी जी, एक वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज। दूसरा आ गया जिनको 10 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट, उसमें भी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है। अगर अल्टरनेटिव पनिशमेंट कितनी है, 10 ईयर्स है, लाइफ भी है लेकिन 10 ईयर्स भी है, कुछ ऑफेंसेस हैं, तो एक्सरसाइज डिस्क्रिशन करके तो उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। लेकिन जो आपने बात की, कंडीशन हर सूरत में लगेगी, टेम्परिंग नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, हैम्परिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, देश छोड़ के नहीं जाएगा। कई बार आप पासपोर्ट रिटेन कर देते हैं, यस, कई बार अगर कोई बंदा एनआरआई है जहाँ जाता है बाहर, जहाँ कई बार हम उसको डायरेक्शन दे देते हैं, और कई बार हम पहले उसको इंटरम बेल पे रखते हैं ताकि इतनी देर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। yes. तो ये आ गया एक दो, एक होती है रेस्ट बेल होगी, एक कई बार अपीयर्स टू बी, इसमें वर्ड है 437 में कि अगर खुद ही कोर्ट के पास आ जाता है तो वो सरेंडर करता है। होता क्या प्रोसेस है जो हम रूटीन में करते थे कोर्ट में कि बेल एप्लीकेशन दायर करें जी, दो किस्म की बेल एप्लीकेशन है, अभी आपके बात करूंगा। बंदा अरेस्ट नहीं, एक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, तो उसमें हम क्या करते थे, कई बार वकील लोग एंटीसिपेटरी क्लेम करते थे, तो रिपोर्ट हम तो एंटीसिपेटरी में क्या करते थे, जजेस नहीं, ये 7 ईयर्स तक हम बेल देंगे। स्पेसिफिक है क्योंकि एफआईआर यही कहते हैं कि अभी एप्रीहेंशन एफआईआर नहीं लगी है, ब्लैंकेट लिया जाता है, जो आप कहते हो ब्लैंकेट बेल की चर्चा आती थी कि ब्लैंकेट बेल हो गई, तो ब्लैंकेट यही होता था कि एफआईआर फॉर्मल नहीं है, लेकिन ये एप्रीहेंड कर रहा है कि कभी भी एफआईआर लग सकती है, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट भी करता, तो उसमें बेल ग्रांट इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट हो सकती है। उसमें भी कंडीशन लगानी कि he will join the investigation, he will not tamper the, he will not hamper the investigation in any manner, and रिपोर्ट भी कॉल की जाती है। फिर वो उसके बाद जो पहले भेज देते हैं ना, 10 इंटरिम बेस, हाँ, बेल हो जाती है ना, उसके बाद जो आपकी बात आ गई, तो अगर वो उसमें कई बार होता है कस्टोडियल इंटरोगेशन रिक्वायर्ड होती है, जहाँ कुछ सीरियस ग्रेविटी वाला है, तो कोर्ट कहता है नो, योर बेल 7 साल की थी जी, आगे रिपोर्ट आ गई 10 ईयर्स है, जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट है कर लो, तो इसका रेगुलर बेल के लिए आप चाहे नीचे कोर्ट में जाओ वहाँ अप्लाई कर लो, तो वो एक रेगुलर बेल भी वो ले सकता है। दूसरी फिर इतनी देर वो, तो रेगुलर बेल का है भाई वो 437 में, तो और 439 में जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है किसकी, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस की। हाँ, वो हम कोई सेशन ट्रायल चल रहा है तो कोई कोर्ट को डिस्कशन एक्सरसाइज करता है, हाई कोर्ट भी कर देता है, लोअर कोर्ट भी करता है कि भाई इसको ही इज एंटाइटेड टू बेल, तो बेल देते, तो उसमें भी सब्जेक्ट टू कंडीशंस होती है जी। ये इसकी प्रक्रिया है जी। जो तो डिफॉल्ट बेल वाली मैंने बताया कि जब वो उसके पीरियड हो जाता है तो ही इज रेडी टू फर्निश बेल, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तो ये एक उसका बेल का है।
तो सर इसमें एक ये चीज़ है कि हमने बात की रिमांड की 60 डेज 90 डेज, और मान लीजिए बेल नहीं मिलती है, तो फिर भी जो हमारे प्रिजनर्स हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, उनका भी तो कोई प्रोविजन होगा कि उसके बाद भी वो अंडर ट्रायल चल रहे हैं। वो फिर एक वो वाला है जो 436 आपने पढ़ा होगा कि 6A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो फिर क्या करते हैं कि अगर आदमी की समझो एक ऑफेंस है ये ऐड किया गया है अमेंडमेंट से जी, और अच्छा है, पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपनी जजमेंट में कहता था कि भाई देखो अगर इम्प्रिजनमेंट हाफ हो गई है किसी, हाँ, पनिशमेंट है 10 ईयर्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर उसने 5 साल काट ली है जेल में, हाँ, तो वो सुप्रीम को कहता है यार, हाई कोर्ट कहता था कि इसको बेल दे दो, हाँ, मतलब इसको सफिशिएंट पीरियड ही हैज अंडरगॉन, तो हाँ, अभी हमारा प्रोविजन आ गया 436A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें कहा है कि वो अप्लाई कर सकता है बेल के लिए, कौन, हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट हैज ऑलरेडी अंडरगॉन द इम्प्रिजनमेंट फॉर हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, तो उसमें वो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन अप्लाई करके जो भी कंडीशंस लगानी होगी तो बेल ग्रांट कर सकता है। हाँ, अगर कई बार मैजिस्ट्रेट रिफ्यूज कर लेता है बेल, फिर आप हायर कोर्ट मैजिस्ट्रेट करेगा, सेशन जज के पास जाएंगे, और कई बार कंकरेंट जुरिस्डिक्शन होती है सेशन जज और हाई कोर्ट, तो फिर भी सेशन जज का और हायर कोर्ट को कंसिडर करते हैं। अगर सेशन जज नहीं दी बेल तो पार्टी हैज ए राइट। ये एक अच्छा, एक अभी जो आपने देखा होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेरी पर्टिकुलर, काफी देर से वो इस चीज को बार बार ला रहे कि इनको डीकंजेशन करो, हाँ, डीकंजेशन करो जेल्स की। कुछ देखिए जो जहाँ पे जो अपने जूरिस्ट हैं, जो सोशल वर्कर हैं, एनजीओज हैं, जो ये काम करते हैं कि जो डीकंजेशन कैसे होती है जेल की, कैसे हो, जेल में कैदी कम क्यों हो। एक तो अंडर ट्रायल जो है बड़े ऑफेंसेस में, कुछ पैटी ऑफेंसेस में हैं, छोटे ऑफेंसेस में हैं, वो क्यों जेल में है, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू फर्निश पर्सनल एंड बेल बॉन्ड, उनके पास 20,000 रुपया का बॉन्ड देने के लिए है, वो नहीं है। तो जस्टिस संजय कृष्ण कौल जो फर्स्ट प्यूनी है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है, उन्होंने उनकी जजमेंट से उन्होंने कहा कि कोशिश करो, मैजिस्ट्रेट को भी कहा, और जे उनकी भी रही अपने जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI के हैं, हमारे CJI हैं, उन्होंने भी कहा कि यार हमारे पास बेल बहुत आ रही है, रश बहुत हो रहा है, तो हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट है नीचे, इनको भी देखना चाहिए। हाँ, इसी पे बात करो कि ये वो उन्होंने इस चीज पर काफी बात की है कि मैजिस्ट्रेट हमारे पास इतना क्यों, हाई कोर्ट ने भी दिया है। तो मेन कंसर्न ये है ह्यूमन लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, कि भाई क्यों बंदा जेल की सलाखों को पीछे रहे। अगर हम बेल का क्या करना है, देखिए अभी बात आती है आपको, मैं ये बेल क्यों जरूरी और रेस्ट क्यों गैर जरूरी, रेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए रमेश कुमार, और मैं ये पढ़ूंगा जो संजय कृष्ण कौल साहब कहते हैं, जहां हमारे CJI DY चंद्रचूड़। तो इनमें भी कहा जाता है बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। हाँ, बेल नॉट बेल, वही मैटर ऑफ राइट तो कुछ नहीं है। मैटर ऑफ राइट आपका बन सकता है किसमें, आर्टिकल 21 में नहीं, आर्टिकल 21 आपका करता है, उसमें बन सकता बेलेबल में, जहाँ जैसे आपने कहा 4 जो हमने बोला, हाँ, जिसमें हाफ इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, तो उसमें ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारे पास। देखो कोई भी आप करो मैटर ऑफ राइट इससे डिपेक्ट होना चाहिए, कोर्ट से डिस्क्रिप्शन भी इससे ही है कि कहाँ डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो जो पावर एक्सरसाइज है, पावर एक्सरसाइज में कॉशियस रहना चाहिए एक जुडिशियल ऑफिसर को, पर्टिकुलर है ना, कोई भी दूसरा भी ऑफिसर है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी है, जहां पावर एक्सरसाइज करनी है, इट शुड बी मोर कॉशियस। उसे हाँ फंक्शन एक्सरसाइज करने में है, डिफरेंस बिटवीन पावर एक्सरसाइज और पावर एंड फंक्शन, जो आप ड्यूटीज करते हो। जहां कहीं भी कासी जुडिशियल फंक्शन हो रहे हैं या जुडिशियल फंक्शन है, उसमें पावर्स की, तो पावर जैसे हमने एक बार बोला था, आपने बोला था पावर corrupts power absolutely and absolute power corrupts absolutely। तो ये चीजें जो हैं,
तो ऐसा नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेगा। और हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑलवेज कंसर्न्ड विद द पर्सनल लेबर, दे हैव टेकन इट हायर ऑन द हायर साइड। तो ये जो बेल की है प्रक्रिया है, तो जनरली डीकंजेशन होती है। कई बार एनजीओज, आपको आजकल तो ओपन जेल्स भी हो गई, यस, ओपन जेल भी हैं, वहाँ पे इनको सुधारने के लिए आपको पता जेल मैन उनके मुताबिक लेबर भी करते हैं कहीं पे, तो वो भी उनको अर्निंग होती है पूरा। तो रिफॉर्म्स काफ़ी आ रहे हैं। तो आज की चर्चा देखिए, हाँ, तो आप अगर काफ़ी है तो फिर हम कोई और नया टॉपिक लाएंगे, जी बात है। करेंगे। ये था हमारा कि कितने प्रकार की हमारी बेल्स होती हैं और कब कब जो है हम बेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेंशन इलीगल कब है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस अपनी पावर्स भी कभी कभार ज़्यादा एक्सरसाइज करती है। तो विद इन लॉ एवरीथिंग इज गिवन टू अस, विद इन दिस कोड एवरीथिंग इज गिवन टू अस, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस इट डेली। तो हम इसी तरीके से आपके साथ जो है लॉ की वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपको भी समझ आए और आप आगे भी समझा सकें, क्योंकि लॉ प्रैक्टिस यही है, समझना और समझाना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं और शेयर करें। नेक्स्ट टाइम वी विल कम अगेन विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।